हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपना अगला पार्ट, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ये क्लास 8 का 5th पार्ट है, ये 5th यूनिट है, यानी 5th लेसन है। हम इसके अंदर देखेंगे जो कोयला और पेट्रोलियम है क्या। वैसे इन शॉर्ट में बताऊं तो ये दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन। अब इन्हें हम जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। अगर हम जीवाश्म ईंधन की परिभाषा देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है जीवाश्म। ये शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है जीव प्लस इसम, यानी जीवों के शरीर से जो ईंधन बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। ईंधन का मतलब पता है, जिसका उपयोग हम किसी ऊर्जा उत्पादन या किसी एनर्जी का स्रोत। तो इस तरह से जो जीवाश्म ईंधन की परिभाषा निकल के आती है। तो ये दोनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम। अब आगे हम देखते हैं इस पार्ट के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। पहला है आप कोयला के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्राकृतिक गैस और फिर कुछ प्राकृतिक सीमित संसाधन। अब इसमें जो प्राकृतिक सीमित संसाधन लिख रहे हैं, ये लग रहा है प्राकृतिक सीमित संसाधन। तो थोड़ा संसाधन के बारे में देख लेते हैं, संसाधन क्या है। संसाधन को हम उपलब्धता की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो क्या है, अच्छे प्राकृतिक संसाधन, अच्छे लिख देते हैं सिर्फ। और दूसरे क्या है, असमाप्य या क्षय, या फिर क्या लिखते हैं, क्षय। अच्छे का मतलब, अच्छे मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में जो संसाधन है वो कैसे अच्छे संसाधन। असीमित मात्रा का अगर हम उदाहरण देखें तो वायु और सूर्य का प्रकाश। वहीं अगर हम क्षय में देखें, क्षय का मतलब समाप्त होने वाले, समाप्य, इनका दूसरा नाम भी है समाप्य। तो क्षय के अंतर्गत जो आते हैं वो है हमारे वन्य जीव और खनिज, और ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आते हैं, क्षय या समाप्य के अंतर्गत। तो ये हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है वो उनके मतलब ये दोनों भी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं, ये बताना था। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब पहले देखते हैं हम कोयला है क्या। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। और कैसा है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कैसा है, समाप्य यानी समाप्त होने वाला है। तो अब ये तो हमें पता है ये क्या है, लेकिन ये बना कैसे। तो इसकी एक मतलब स्टोरी के रूप में याद कर सकते हैं। जब जो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में जो मतलब जीव तो वो आ गए, जलीय क्षेत्र में क्या थे, वन। जो जैसे कोई प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह, उसकी वजह से जो जलीय वन थे, वो जलीय क्षेत्र में जो वन थे वो क्या है, ज़मीन के नीचे दब गए। अब क्या हो गया, ज़मीन के नीचे दब गए। समय के साथ साथ जब ये इनके ऊपर परत दर परतें बनती गई, तो नीचे क्या हो गया, नीचे उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये जो जलीय क्षेत्र में जो वन थे ना, वो किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में। यही इन शॉर्ट जो कहानी है यही है पूरी। और जो कोयले बनने की प्रक्रिया है ना, यानी जो मृत वनस्पति से धीमे धीमे प्रक्रम के द्वारा जो बनने की प्रक्रिया, ऐसे क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। इसी को क्या है, जो मृत वनस्पति थी ना, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम से कोयले बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बनीकरण। तो इसी के अंतर्गत दो चीज़ें क्लियर हो गई कि कोयला कैसे बना और क्या कहते हैं, कार्बनीकरण की डेफिनेशन। और कोयले में अब जैसा कि इसमें कार्बनीकरण में लिखा हुआ है कि कोयले की बनने की प्रक्रिया, तो जो कोयला है वो मुख्य रूप इसका किसका रूप है, कार्बन का। कोयला जो कार्बन का रूप है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई कोयले की कहानी। अब हम आगे देखते हैं कि कोयले के अंतर्गत ये कोयला है। ये जो कोयला आप देख रहे हैं, ये जो है, ये अपने नॉर्मल घरों में तो नहीं होता है ये, लेकिन जो ट्रेन वगैरह है उनमें जो उपयोग में लाया जाता है, या फिर जो मतलब ये जो, हाँ, ये ट्रेन वगैरह में जो उपयोग में लाता है वो कोयला है। अपने घरों में तो नॉर्मल लकड़ी का कोयला होता है। इसके बाद देखें, अब ये कोयले के उत्पाद, जो कोयले के मतलब परिष्करण के फलस्वरूप जो उत्पाद मिलते हैं उन वो कौन कौन से हैं। पहला है कोक। अब कोक क्या है, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। सबसे कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है, कोक। अगर हम कोयले का परीक्षण करेंगे तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या प्राप्त होगा हमें, कोक। कोक के बाद अगला है हमारा कोलतार। कोक में एक चीज़ और रह गई अपनी, कोक में जो इसका उपयोग किसी किया जाता है, जो औद्योगिक निर्माण इकाइयाँ हैं ना, वहाँ धातु के निष्कर्षण यानी शुद्ध करने के लिए। तो ये कोक है, बस इतना ही कोक के बारे में। अगला है कोलतार आपने देखा होगा, जिसे अपनी लोकल भाषा में डाबर वगैरह कहते हैं। तो कोलतार क्या है, ये अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार क्या है, अप्रिय गंध वाला। यानी अप्रिय, इसमें गंध कैसे आती है, बहुत ही बेकार, अप्रिय गंध वाला
और लगभग कितने पदार्थों का मिश्रण है? 200 पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ होता है। और इसके जो प्रारंभिक पदार्थ हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों जैसे संश्लेषित रंग। कैसा? संश्लेषित रंग। संश्लेषित का अर्थ तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो पार्ट 3 है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित का मतलब है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यानी संश्लेषित यानी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो संश्लेषित रंग और क्या कहते हैं, औषधि और क्या आपने, और क्या है, सड़क निर्माण, ये हो गया, सड़क निर्माण वगैरह हो गया, ये है। और इसका जो एक रोचक तथ्य है वो है जो खेतों वगैरह में मौत, इनको भगाने के लिए ये कीट है, इनको भगाने के लिए भी जो गोलियां प्राप्त की जाती हैं, किसकी? नेफ्थलीन की। अरे क्या लिख रहा हूँ, नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? कोलतार से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो खेतों में मौत जो कीट हैं उनको भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो भी किससे प्राप्त की जाती हैं? कोलतार से। तो अगला जो इसके एक और चीज़ जो है वो ये है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद क्या है? बिटुमेन। किसका? बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। किसका? बिटुमेन। ठीक है। अगला जो है कोयला गैस। कोयला गैस क्या है? कोयला गैस कुछ नहीं है, जो कोयले का जो परिष्करण होता है ना, तो उस समय जो कोयले में से जो गैस निकलती है वो क्या कहलाती है? कोयला गैस। तो इसका क्या इसका मतलब इसके जो संयंत्र हैं वो जहाँ कोयला परिष्करण होता है ना, उसी के बगल में लगा लिया जाता है, क्योंकि इसके फलस्वरूप नहीं है कोयले के परिष्करण के फलस्वरूप, तो इसके जो संयंत्र हैं वो कहाँ स्थापित कर दिए जाते हैं? जहाँ पर कोयले का परिष्करण होता है वहीं इसके जो संयंत्र हैं वो लगा दिए जाते हैं। इसके एक और ये जो लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उत्पादन प्रथम बार सड़क पर रोशनी के लिए किया गया। तो मेन चीज़ याद करनी होगी यहाँ, तो प्रथम बार जो उपयोग किया गया था किसके लिए किया था? सड़क पर रोशनी करने के लिए। किसकी जगह? 1810 में लंदन, 1820 में न्यूयॉर्क। और आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ये हो गया। अगली जो चीज़ थोड़ा इसमें अगली चीज़ और वो जो ऐड करनी है वो ये है कि कोयले के प्रकार, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि कोयले के प्रकार भी होते हैं। तो जो सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला है वो क्या है? एंथ्रेसाइट। ये सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है। दूसरे नंबर पर क्या है आपका? विटमिनस। और अगला जो है लिग्नाइट। नंबर 3 पे क्या आता है? लिग्नाइट। सबसे लास्ट नंबर क्या है? पीट। ये जो हैरागी है वो है क्वालिटी क्या आता है? सबसे उच्चतम कोटि का एंथ्रेसाइट, उसके बाद विटमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे जो निम्नतम कोटि का कोयला है वो क्या है? पीट। तो ये बस जस्ट जानकारी के लिए था, याद करना है तो कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या? पेट्रोलियम क्या है? जैसा हम स्टार्टिंग में बताते हैं, ये भी एक जीवाश्म ईंधन है और समाप्य है। और पेट्रोलियम उत्पाद आपने देखे होंगे, पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं डीजल और पेट्रोल, ये मुख्य उत्पाद जो हैं वो आपने देखे ही होंगे, मोटरसाइकिल वगैरह इन सभी वाहनों में यूज आते हैं। इसका भी बनने की प्रक्रिया क्या थी? वो सेम थी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि बहुत वर्ष पूर्व क्या, उसमें तो कोयले में क्या हुआ था, जो समुद्री क्षेत्र में क्या पाया जाती वन, इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें क्या थे? समुद्री क्षेत्र के जलीय जीव, जलीय जीव जो जल में रहने वाले जीव थे, ये क्या हो गए? मृत हो गए। मृत होने के बाद वही प्रक्रिया, मृत होने के बाद वो जो उनके ऊपर परत दर परत बनती गई, जिससे क्या हो गया? उच्च दाब, हाई प्रेशर, और उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या है? किसमें परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम में। और यही है, इस तरह किसका निर्माण हो गया? पेट्रोलियम का। और जो पेट्रोलियम का जो पहला कुआं था उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल कौन कौन जगह मिलता है? असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। ये जो जगह ये इंडिया की हैं। और जो पहला कुआं है पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859। आप याद कर सकते हैं पेंसिल से, पेंसिल प्लस वेनिया, क्या? अमेरिका, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम का था। अगला है जो पेट्रोलियम का परिष्करण का मतलब इसके जो पदार्थ हैं उनको इससे अलग करना, इनके जो घटक हैं, जैसे अभी हमने कोयले के किए थे, कोयले से क्या क्या मिला था? कोक, कोल तार और कोयला गैस। इसी तरह जो पेट्रोलियम का परिष्करण है उससे क्या क्या चीज़ मिलती है और परिष्करण है क्या? तो कोयले के देखो, हाँ ये चित्र देखो पहले, इस चित्र में आप देख सकते हैं। सबसे नीचे क्या है? जल। ये क्या है? इसमें जल है। ये तेली चट्टानें हैं, ये अप्रवेद्य चट्टानें, यानी इनको फेदा नहीं जा सकता। ये तेल है, ये गैस है। तो इन कुओं से ये कुएँ हैं, ये खोद के ये तेल तक डाले गए हैं, और ये क्या? गैस। तो इस तरह क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं ये। इनके परिष्करण के लिए भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है। ये फैक्ट्री का चित्र है, ये क्या है? पेट्रोलियम परिष्करणी। पेट्रोलियम परिष्करणी कहाँ है? क्या है? अगर कोई पूछे तो
तो ऐसा स्थान जहाँ पेट्रोल का शुद्धिकरण या फिर उसके उत्पादों को उससे अलग करने के लिए जो स्थान है वो क्या है, पेट्रोलियम परिष्करण। और जो पेट्रोलियम के परिष्करण के परिणामस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो ये हैं, देखो मैंने हाँ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अभी जो कुएं दिखाए थे ना, उनसे जो प्राप्त उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उनसे क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन। अभी इन अगर मैं पूछूँ पेट्रो रसायन कौन कौन से हैं, तो ये देखो ये रहे अपमार्जक, रेसे, रेसे के अंदर पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन में होता किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम का को काला सोना भी कहते हैं। इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काला सोना। जिस तरह हम सोना महंगा होता है, इसी तरह ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने की वजह से ये भी क्या है, महंगा, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे काला सोना। काला सोना। और एक ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूरिया और पॉलिएस्टर वगैरह, नाइलॉन, एक्रिलिक पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के भी कुएँ जो हैं किसके साथ मिलते हैं, पेट्रोलियम के साथ ही मिलते हैं प्राकृतिक गैस के ज़्यादातर कुएँ। प्राकृतिक गैस हमने 2 पढ़ी हैं, वैसे 2 हैं, एक तो है एलपीजी, एक तो है एलपीजी और दूसरी है सीएनजी। जो ज़्यादातर हम जो उपयोग में गाड़ी वगैरह का आपने सुना होगा, कैसी है, सीएनजी गाड़ी है। तो सीएनजी की पहले दोनों की फुल फॉर्म देखते हैं। इसका नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में देखें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और जो प्राकृतिक गैस में जो ज़्यादातर जो अपन पढ़ेंगे वो है सीएनजी के बारे में। सीएनजी के बारे में क्यों, क्योंकि ये आजकल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि सीएनजी का उपयोग जो है हम उसको पेट्रोल और डीजल के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्वच्छ ईंधन भी कहते हैं इसे। क्या, स्वच्छ ईंधन के रूप में हम इसे उपयोग में ला रहे हैं। ये जो है प्रदूषण भी बहुत कम करता है और सस्ता भी पड़ता है, इसीलिए कम प्रदूषणकारी भी है, कम प्रदूषणकारी है। ठीक है, और दूसरा जो है सीएनजी का घरों में और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है। ठीक है, और जो भारत में जो प्राकृतिक गैस के भंडार की जगह हैं वो क्या हैं, त्रिपुरा, 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 राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पर पाए जाते हैं क्या, ज़्यादातर जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ठीक है, अगला आप थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं, वो क्या है, ये जो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक थे उनके उपयोग क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है उसका उपयोग किया जाता है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का तो सभी को पता है, मोटर वाहनों में, मिट्टी के तेल का भी सभी को पता है, वायुयानों में ईंधन के रूप में। डीजल का भी पता है सभी को, भारी मोटर वाहनों में जनित्र ईंधन के लिए। स्नेक, स्नेक क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं वो, ग्रीस, ग्रीस कहते हैं स्नेक को। इस ईंधन में पैराफिन, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। बिटुमेन, पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। तो ये जो सारी सारणी थी किसके लिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों की। अगला अपना देखते हैं, अगला क्या है, अगला कुछ नहीं है, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और दे रखा है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। थोड़ा इसमें एक वो है फुल फॉर्म, PCRA, PCRA, एक मिनट रुको, एक फुल फॉर्म और है उसे देख लेते हैं। PCRA, इसका हिंदी में नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान समिति। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके द्वारा जो कुछ नियम बनाए गए हैं डीजल और पेट्रोल को चलाने के लिए, वो ये कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, अब देखते हैं। पहला है जो मोटर वाहन है वो क्या चलाना चाहिए, मध्यम गति पे, मीडियम स्पीड में चलाना चाहिए, मध्यम गति पे। इससे जो है क्या, जो अपने जो प्रदूषण है वो भी कम होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा, और आपका जो डीजल वगैरह है वो भी बचेगा। ये जो PCRA ये सारी चीज़ हम PCRA की बता रहे हैं, जो PCRA ने बताया है। ठीक है, जब भी रोड लाइट रेड हो, कैसी हो, रेड, तो उस समय क्या, अपने गाड़ी को बंद कर दें। क्या कहते हैं, गाड़ी को बंद कर दें। अगला क्या है, अगला क्या बताया, अगला बताया जो टायरों में जो हवा है, टायरों में जो हवा है उसे सही रखें, ना ज़्यादा ना कम। और अगला जो है अपनी गाड़ी की सरें, यानी गाड़ी ज़्यादा धुआं ना दे और या फिर कुछ ना करे, वो भी सर्विस जो है टाइम टू टाइम कराते रहें।
इसी तरह जो अपना पार्ट है वो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।